मित्रों, मोबाइल हाथ में है और हाथ में जो मोबाइल है उसमें एक बटन है जिसको दबाते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। रिकॉर्डिंग कौन सी? कन्वर्सेशन। कौन सा कन्वर्सेशन? बात जिससे कर रहे हैं कितना आसान है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग का हम करें क्या? रिकॉर्डिंग को हर जगह क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? उसकी लीगल आइडेंटिटी क्या है? रिकॉर्डिंग तो है लेकिन एज एविडेंस उसका क्या उपयोग है, क्या उसका यूज़ किया जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। अब कैसा? और सारे मामलों में तो है लेकिन डिवोर्स के मामलों में कभी कभी किसी घटना को के संबंध में कोई बात को प्रूफ करने के संबंध में तो इसकी क्या आइडेंटिटी है, इसको तय किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ये जजमेंट दिया। जजमेंट क्या है इसको भी अभी मैं लेता हूँ और इसके फैक्ट्स क्या हैं इसको साथ में ले लेके हम इस पे चर्चा करेंगे। मामला है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा एसएलपी सिविल नंबर 295 ऑन ऑफ 22 14 जुलाई 2025 को। अब क्या इसके कहानी है, क्या इसकी फैक्ट्स हैं, इसको हम समझते हैं। एक शादी हुई। शादी कब हुई? ज़रा डेट्स को भी कंसीडर कीजिए। 20 फरवरी 2009 को, 11 मई 2011 को एक डॉटर भी हो गई उनके, लेकिन डिस्प्यूट हुए और 2017 में डिवोर्स पिटीशन फाइल हो गई फैमिली कोर्ट में, लेकिन उसको अमेंड करके फाइनली जो पिटीशन फाइल हुई वो हुई 3 अप्रैल 2018 को। जब केस आगे बढ़ा तो हस्बैंड की तरफ से 7 दिसंबर 2018 को एक एफिडेविट दिया गया और एविडेंस दिए गए। एविडेंस का काम पूरा हो गया। लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर 2019 जुलाई में हस्बैंड की तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आई और उस एप्लीकेशन में यह कहा गया कि साहब एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट पेश करने की अनुमति दे दी जाए कि क्या होगा सप्लीमेंट्री में। परमिशन मांगी क्योंकि कोर्ट में ऐसे नहीं दिया जा सकता, परमिशन लेनी पड़ती है। तो हस्बैंड साइड से एक एप्लीकेशन दी कि साहब एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से कुछ हम एविडेंस देना चाहते हैं। और वो एविडेंस क्या है? वो एविडेंस है 2010 से लेके 2016 के बीच में वाइफ के साथ में जो कन्वर्सेशन टाइम टाइम पर हुआ वो है उसकी मेमोरी कार्ड है, क्लिप्स हैं, क्लिप्स मोबाइल फ़ोन के सीडी में तैयार किया हुआ है और जो कन्वर्सेशन है उसको लिख करके उसका स्क्रिप्ट भी देना चाहते हैं एज एविडेंस। तो हमको ये एविडेंस के रूप में कंसीडर करने के लिए जो ये एविडेंस है इसकी परमिशन दी जाए। तो साहब इस पे अपोजिट पार्टी को नोटिस हुआ। तो अपोजिट पार्टी ने इसका विरोध किया और क्या कहा कि एग्जामिनेशन इन चीफ द्वारा एविडेंस का काम पूरा हो चुका है। पहली बात। दूसरा, मेमोरी कार्ड, सीडी क्लिप्स और जो ये कन्वर्सेशन लिखा हुआ है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता एविडेंस के रूप में। क्यों? क्योंकि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 परमिट नहीं करती। अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि एविडेंस एक्ट 1872 की 122 सेक्शन क्या कहती है। फिलहाल वाइफ की तरफ से ये इसका अपोज किया गया, लेकिन प्रिंसिपल जज जो थे फैमिली कोर्ट के उन्होंने वाइफ की के जो तर्क थे उसको नहीं माना और हस्बैंड को सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पेश करने की अनुमति दे दी कि हम इस पे विचार करेंगे। तो अब इस उन्होंने क्या कहा अपने ऑर्डर में कि कन्वर्सेशन बिटवीन द पार्टीज इज रिलेवेंट फॉर एजुडिकेशन ऑफ कंट्रोवर्सी। टेप रिकॉर्डर की कई बातों को स्वीकार करने के लिए, टेप रिकॉर्डर में जो बातें हैं उनको स्वीकार करने के लिए कोर्ट पे कोई रोक नहीं है, ये कहा और उन्होंने परमिशन दे दी हस्बैंड को कि साहब इस पे आप अपने सारे जो रिकॉर्डिंग की गई है इसको पेश कीजिए। तो देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग तो हो गई, अब जाकर के कोर्ट से परमिशन मिली, लेकिन जो वाइफ का साइड थी उन्होंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के सामने यही वाली बातें जो कही वह रखी और हाई कोर्ट ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके जो प्रिंसिपल जज ने ऑर्डर किया था, जो एप्लीकेशन उनको परमिशन दे दी थी, उस परमिशन को निरस्त कर दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह से इन जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको परमिट नहीं किया जा सकता क्योंकि एविडेंस एक्ट की का उल्लंघन है। देखिए क्या कहा, मैं ये डिस्प्ले हो रहा है और मैं पढ़ भी देता हूँ। CD tendered in evidence why the appellant husband contained conversation between the husband and the wife recorded seditiously without the consent or knowledge of the wife and acceptance of the same in evidence would constitute a clear infringement of the right to privacy of the wife। क्या हुआ इसका मतलब कि साहब वाइफ को बिना बताए बिना अनुमति के की गई रिकॉर्डिंग वाइफ के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। यह बताया हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल जज द्वारा दी गई परमिशन को निरस्त कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ? हाई कोर्ट के आर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और जो हस्बैंड साइड थे उन्होंने उसको अपील करी। मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सबसे पहले क्या कहा कि एक तो हाई कोर्ट के आर्डर को स्टे किया और फाइनली आर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया 14 जुलाई 2025। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साहब क्या कहा देखिए, उसको मैं एज इट इज़ पढ़ूँ इससे पहले हम ये समझ लें कि एविडेंस एक्ट की धारा 122 कहती क्या है, ये डिस्प्ले भी हो रही है, लेकिन टाइम शॉर्ट है तो मैं उसका अर्थ बता देता हूँ।
यह धारा कहती है कि किसी विवाहित व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ हुई किसी भी बातचीत को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और ना ही उसे ऐसी बातचीत का खुलासा करने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि संचार करने वाला व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि सहमत ना हो। कि मतलब अगर दूसरा अपोजिट पार्टी कहे, उसकी कंसेंट हो कि हाँ इसको हमारी कन्वर्सेशन को पेश किया जाए, दोनों लोग, तब किया जा सकता है। संक्षेप में मतलब इन शॉर्ट की धारा 122 पति पत्नी के बीच बातचीत की गोपनीयता की रक्षा करती है कि जो आपस में बातचीत होती है इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, इसको डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 100 धारा 122 कहती है। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने ऑर्डर में कि इन एडजुडिकेटिंग सिचुएशंस वेयर द प्रिविलेज अंडर सेक्शन 122 ऑफ द एक्ट इज नॉट ग्रांटेड एज इन सूट्स बिटवीन ए कपल द राइट टू प्राइवेसी इज नॉट ए रिलेवेंट कंसिडरेशन सिंस इट इज नॉट द रेशनली अंडर विच एस्पल कम्युनिकेशंस वर डीम्ड प्रिविलेज अंडर सेक्शन 122 ऑफ द एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का मूल उद्देश्य विवाह की पवित्रता की रक्षा करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह इंटरप्रिटेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बताया कि इस धारा 122 क्या कहती है? ये कहती है कि विवाह की पवित्रता की रक्षा करना है, ना कि इसमें शामिल व्यक्तियों की निजता का अधिकार। उन्होंने कहा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि 122 का मूल उद्देश्य विवाह की पवित्रता की रक्षा करना है, ना कि इसमें शामिल व्यक्तियों की निजता के अधिकार की, राइट टू प्राइवेसी की। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आर्डर को निरस्त कर दिया और फैमिली कोर्ट के द्वारा जो परमिशन दी गई थी उसको प्रस्तुत करने की, उसको मान्य कर दिया, उसको सही पाया और फैमिली कोर्ट को आदेश दिया कि हस्बैंड द्वारा प्रस्तुत की गई मेमोरी कार्ड, सीडी और कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड पर लिया जाए और उस पर विचार किया जाए। तो मित्रों, इंपॉर्टेंट जजमेंट आ गया। तो ये कन्वर्सेशन हमने कर तो लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर ली सब, लेकिन उसका यूज़ कैसे है? एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, और ख़ासतौर से डिवोर्स के मामले में तो ये फैसला इसलिए अहम हो गया कि अगर किसी जैसे डिस्प्यूट होता है तभी तो डिवोर्स की बात आती है। तो उस डिस्प्यूट के मामले में अगर किसी तरह की कोई एविडेंस को रिकॉर्ड किया गया है तो उस इस जजमेंट के हवाले से उस रिकॉर्डिंग को अपने डिवोर्स केस में प्रस्तुत किया जा सकता है और कोर्ट उस पर विचार करने के लिए अब बाध्य होगा। डिवोर्स के मामले में यदि किसी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, नई बात है, नया इंटरप्रिटेशन है। हम लेकर के इसीलिए आते हैं जिससे कि इस सिमिलर तरह की परिस्थितियों में लोग दिन भ्रमित ना हो और इसका फ़ायदा उठाएं। इस तरह के लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का मिशन चला रहा हूं, आप भी शामिल होइए और इसको दूर दूर तक फैलाइए, इसको शेयर कीजिए, लोग इस पर चर्चा करें और इससे लाभान्वित हो। नमस्कार।